तो हम आज जो नूनावट जो टेरिटोरी है नॉर्थ में कनाडा की उसके बारे में बात करेंगे। तो करीब इसकी 2 मिलियन स्क्वायर माइल्स के करीब इसका लैंड एरिया है, लेकिन पॉपुलेशन इसकी सिर्फ अबाउट 37 या 38,000। रात होती नहीं। आपकी जो जैसे हम देखते हैं ना अपने सिटीज में कि ईस्ट से सूरज चढ़ा और वेस्ट में छुप गया, तो जी वहां पे वो ये सिस्टम ही नहीं है। वो इट जस्ट कीप्स ऑन सर्कुलर होराइजन पे सर्कल करता रहता है 24 घंटे। तो वो तो गोल्ड माइंस ये वहां पे परमाफ्रॉस्ट पे लोकेटेड है। परमाफ्रॉस्ट का मतलब ये है कि इसके नीचे जो ग्राउंड है वो कभी भी अनफ्रीज नहीं होती, वो हमेशा ही 24 365 डेज वो जमी रहती है। इंपॉर्टेंट सवाल उठा दिया, इम्पोर्टेंट बहुत है, ताकि आपके ग्राउंड फ्लोर और जमीन के बीच में 3-1 फुट का 2-3 फुट का गैप रहे। तो उससे क्या होता है कि जब विंटर में जब हवा चलती है। बड़े कमाल की बात है सर कि एक तो टेम्परेचर पहले इतना माइनस में है और फिर उसको और ठंडा रखने के लिए पूरी मेहनत और एफर्ट्स करने पड़ते हैं ऊपर से। वैकेंसीज भी हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे अपने ही डिपार्टमेंट में मेरे पास बहुत वैकेंसीज हैं। दैट मींस ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का जो सेंटर पॉइंट है, जियोग्राफिकल सेंटर ऑफ कनाडा जो है, वो बेकर लेक के पास है। रमेश जी नमस्कार। नमस्कार चंद्र जी, कैसे हो सर? बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल अच्छे हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत थैंक यू, आज आपने टाइम दिया। इतनी दूर बैठे हैं आप ओटावा से, उसके बावजूद भी आपने पॉडकास्ट के लिए टाइम दिया और मेरे इस टॉक शो चंद्रशेखर आर्याज टॉक में आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू चंद्र जी। एंड आपके जितने भी व्यूअर्स हैं और जो इसको शायद लाइव देख रहे हैं या देखेंगे, उनको भी मेरी तरफ से नमस्कार एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जी, तो सर आज का सिलसिला शुरू करते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि हमने फ़ोन पे भी बात किया एंड देन काफ़ी लंबी डिस्कशन हमारी गई। तो इतने सारे क्वेश्चंस क्यूरियोसिटी है मेरे दिमाग में, बिकॉज़ मैं बीइंग ए पॉडकास्टर बहुत डिफरेंट डिफरेंट लोगों से बात करता हूँ और काफ़ी सारी डिफरेंट लोकेशन के लोगों से ही बात होती है। बट ये जो नॉर्थ वाला सेगमेंट था वो एकदम से सरप्राइजिंगली इंट्रोड्यूस हुआ मुझे, थैंक्स टू रवि सर जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया। लेकिन उसके बाद से ही मैं गूगल पे कुछ ना कुछ सर्च करता आ रहा हूँ इसके बारे में। तो सबसे पहले तो सर मुझे ये बताइए, बिफोर आई जंप ऑन टू योर इमिग्रेशन स्टोरी, मुझे ये बताइए कि आज हम किस जगह के बारे में बात करने वाले हैं और उसकी लोकेशन क्या है? देखिए, आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कुछ अपने एक्सपीरियंसेस। एक तो जनरल कनाडा के, बट स्पेसिफिकली नॉर्दर्न कनाडा के। आप जानते हैं नॉर्दर्न कनाडा जो है वो बहुत एक्सटेंसिव है। नॉर्थ में 3 टेरिटरीज हैं। नूनावुट है, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज है और यूकॉन है। और ये सारी वेरी हाई नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स पे हैं। जी और इसलिए कोल्ड है, फ्रोजन है, सारा लाइफस्टाइल हम्म, ही डिफरेंट है। तो आई जी टू शेयर दैट लाइफस्टाइल विद आपके जो व्यूअर्स हैं या आपके साथ कि कनाडा में कितनी डाइवर्सिटी है, दैट इज व्हाट जी जो मैं आपसे जी, बात तो करना हम चाहता आज जो नूनावट जो टेरिटोरी है नॉर्थ में कनाडा की उसके बारे में बात करेंगे। सर कितना टेम्परेचर विंटर्स के अंदर गिर जाता है रूटीन में? हूँ। देखिए, कनाडा में आपने देखा होगा कि हम नॉर्मली 2 तरह से टेम्परेचर को काउंट करते हैं। एक तो ये है जो एक्चुअल टेम्परेचर है, एक को हम इसको कहते हैं विंड चिल। हम्म, सब लोग ही विंड चिल की बात करते हैं। तो विंड जी चिल बेसिकली होता है कि जब हवा चलती है तो वो जो आपकी बॉडी के चारों तरफ जो हल्की सी वार्मथ होती है वो लेयर भी उतर जाती है। तो ठंड एक्चुअली जितना टेम्परेचर होता है उससे कहीं ज्यादा बॉडी को फील होता जी, है। फील्स बेसिकली लाइक, जिसको फील्स लाइक फील्स बोल लाइक, देते हैं, जिसको हम राइट? फील्स लाइक कहते हैं। तो नूनावुट में जब से मैं गया हूँ वहां पे, मुझे करीब अब 1.5 साल हो गया है। तो मैंने जो लोएस्ट फील्स लाइक टेम्परेचर जो देखा है
वो करीब -55 -58 देखा है। और जो रियल है वो करीब -45 46 -48 पे भी देखा है। ठीक है सर, इस टेम्परेचर की भी परत दर परत उतारेंगे सर। उससे पहले स्टार्ट करते हैं मेरे वेरी फेमस क्वेश्चन से। मेरा बड़ा इंटरेस्ट रहता है कि गैस की इमिग्रेशन जर्नी के अंदर घुसने का। तो सबसे पहले तो ये बताइए सर कि आपका कनाडा आना कब हुआ, किस तरह के वीजा पर आप आए थे और कहाँ पर आए थे? चंद्र जी, मुझे अब करीब 23 साल हो गए हैं यहाँ पे। मैं 2002 के मार्च में आया था यहाँ पे विद फैमिली। डायरेक्ट इमिग्रेशन वीजा पे आया था, जिसको आप परमानेंट रेजिडेंट कार्ड कहते हैं आप। तो डायरेक्टली उस पे आया था और विद फैमिली कुछ देर में यहाँ रहा, और उसके बाद में कुछ महीने फिर वापस चला गया था। और फाइनली फिर जब सेटल हुआ तो अर्ली 2003 में आके मैंने यहाँ पे अपना इंजीनियरिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, और इंजीनियरिंग लाइसेंस लेके मैं अपने प्रोफेशन में सेटल हुआ। ओके, तो बेसिकली मैं कौन सिविल इंजीनियर हूँ। ओके, कौन सी सिटी में आए थे सर आप? देखिए, लैंड तो मैं टोरंटो में किया था। सब लोग टोरंटो या वैंकूवर ही लैंड करते जी। हैं। लेकिन कुछ महीने बाद अपनी लाइसेंसिंग की स्टडी करने के बाद, लाइसेंस जब मिल गया मुझे कुछ महीने के बाद, तो मैं शिफ्ट हो गया था नोवा स्कोशिया, ईस्ट में नोवा स्कोशिया में शिफ्ट हो गया था। और वहाँ एक टाउन है कॉल्ड टाउन ऑफ ट्रू रॉक। हैलिफैक्स जो उसका कैपिटल है उसके पास ही है, करीब 1 घंटे की ड्राइव पे। तो वहां पे मैं था, और वहां पे मैं 13 साल वहीं रहा, इन डिफरेंट पोजीशंस में था। ओटवा से सर आपका कैसे कनेक्शन बना? ऑटवा से कनेक्शन मेरा, मेरे एक फ्रेंड है रविशंकर, उनको आप जानते हो। जी। तो वो जब मैं पहले आया था, तो अभी जब लाइसेंसिंग के लिए पढ़ाई कर रहा था, तैयारी कर रहा था, तो इधर उधर घूमने को मिलता था। तो रवि से बात हुई तो ही सेड किया, तुम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हो, अभी तो काम नहीं कर रहे, आ जाओ हमारे पास आ जाओ। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैं ऑटवा गया था। तो वहां से बस फिर वो एक तरह से जर्नी शुरू हो जाती है, हो जाता है। मिलना मिलना गिलना, कुछ फ्रेंड्स बन गए। तो वो मेरा ऑटवा से रिलेशन रहा। आप रहे नहीं हो ओटवा में? ओके, दैट्स ओके। सो आपका सर सिविल इंजीनियर भी हैं आप, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग वैसे ही बन जाएगा, बिकॉज कि कनाडा की ठंड में कंस्ट्रक्शन चलना ही एक अपने आप में बड़ा मुश्किल काम है। देखा भी है हमने कि विंटर्स में एक्सटीरियर वाले काम मोस्टली नहीं होते हैं, समर्स में निपटा देते हैं सारे काम को, और इंटीरियर वाले काम चलते रहते हैं। बट आप एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर ठंड भी बहुत ज़्यादा है, और ऊपर से आप कंस्ट्रक्शन के फील्ड से जुड़े हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये वाला चैप्टर। सर आप फिर नूनावट कैसे पहुंचे सर? ये एक तरह से लाइफ की जर्नी समझ लीजिए। 13 साल तो मैं नोवा स्कोशिया में रहा। तो वहां पे जूनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर से शुरू करके फिर मैं म्यूनिसिपल गवर्नमेंट में डायरेक्टर की पोजीशन पे आया, फिर चीफ एडमिनिस्ट्रेटर की पोजीशन पे आया। फिर वहां से मैं ओंटारियो आ गया। तो कुछ देर मैंने करीब कुछ साल ओंटारियो में बिताए। लेकिन उसके बाद फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली टू वर्क के नॉर्दर्न क्लाइमेट में, ब्रिटिश कोलंबिया में काम करने की। वहाँ एक सिटी है फोर्ट सेंट जॉन। तो वहाँ मैं करीब 3 साल मैंने वहाँ काम किया। यही पब्लिक वर्क्स, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, सिटी प्लानिंग, डेवलपमेंट, एज ए डेवलपमेंट इंजीनियर भी रहा, पब्लिक वर्क्स और यूटिलिटीज का डायरेक्टर भी रहा। वो भी कंस्ट्रक्शन में, सिटी मेंटेनेंस में। आप ये भी देखने वाली बात है कि जो आप जिस सिटी में रहते हैं, उस सिटी को चलाने के लिए, ताकि वो चलता रहे विंटर में, समर में, रेन में, एक बहुत बड़ी टीम है जो सिटी की जो काम करती है, ताकि जो रेजिडेंट्स हैं उनको उनके लिए सिटी चलता रहे, सारी इमरजेंसी सर्विसेज हमेशा
मिले, तो वो दैट इज जी। कॉल्ड पब्लिक वर्क्स, तो मैं उसमें भी बहुत साल रहा, अब भी हूँ। ओके। हम्म। और उसके बाद फिर मैं कुछ देर फिर वापस ओंटारियो में 3-4 साल था। हम्म। और यहाँ एक मुझे देख रहा था, तो मुझे एक ये नूनावुट में एक पोजीशन दिखी विच वाज वेरी हम्म। चैलेंजिंग, हम्म। क्योंकि मैंने विंटर विंटर क्लाइमेट्स में काम किया हुआ था ब्रिटिश कोलंबिया में, जी। और मुझे पता था कि ये विंटर सिस्टम्स कैसे होते हैं और उनको कैसे मेंटेन करना, और उनको उसमें कंस्ट्रक्शन कितनी इजी या डिफिकल्ट या कुछ भी कह लीजिए हम्म। चैलेंजिंग होती है। तो आई हैड दैट एक्सपीरियंस, और ये नूनावुट में प्रोविंशियल गवर्नमेंट, टेरिटोरियल गवर्नमेंट की जॉब थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बड़ी थी, एरिया ऑफ वर्किंग बहुत बड़ा था, और बहुत सी चीजें ऐसी थी जो मुझे नहीं पता थी। दे वर ए चैलेंज, न्यू न्यू लर्निंग। और मैं हम्म। हमेशा इस बात को बिलीव करता हूँ कि जहाँ पे कुछ नया सीखने को मिले उसमें हाथ जरूर डालना चाहिए, तभी आपकी हम्म। ग्रोथ होती है। तो मैंने ओके। ये मुझे मौका मिला तो मैंने पिकअप कर लिया। हम्म। दैट्स हाउ आई लैंडेड इन नॉर्वुड। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो नूनावट की ज्योग्राफिकल लोकेशन से थोड़ा सा स्टार्टिंग लेते हैं सर, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर कि काफ़ी लोगों को आइडिया नहीं है लोकेशन का भी। एक तो सर आपने वर्ड यूज़ किया टेरिटोरी, इट मीन्स कि ये प्रोविंस नहीं है, नूनावट इज ए टेरिटोरी। तो यहाँ क्या क्या डिफरेंस रहता है टेरिटोरी में? और सर एक अच्छा कोइंसिडेंस बन रहा है कि आप चंडीगढ़ से हैं इंडिया में, तो वो भी एक यूनियन टेरिटरी है, और नूनावट भी एक हाँ, टेरिटरी बिल्कुल है। तो बिल्कुल। प्रोविंस और टेरिटरी में कितना डिफरेंस रहता है कनाडा में सर? देखिए, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव फर्क है। हम्म। टेरिटरी में फेडरल गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन एंड सपोर्ट बहुत होती है। जो प्रोविंस है उसकी अपनी एक तरह से इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, गवर्नमेंट हम्म। है, फुल कंट्रोल है। गवर्नमेंट तो टेरिटरी की भी होती है, लेकिन उसके हम्म। अंदर फेडरल कंपोनेंट ज्यादा होता है, फेडरल सपोर्ट बहुत होती है। सो हम्म। इसीलिए इसको फुल फुल प्रोविंस का दर्जा नहीं दिया जाता है, इसको हम्म। एज ए टेरिटरी काउंट किया जाता है। इट इज अ कैनेडियन टेरिटरी, हैज ए इंडिपेंडेंट है, अपने ज्यूरिसडिक्शन है, लेकिन कुछ एरियाज और रिसोर्सेज पे फेडरल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, या फेडरल गवर्नमेंट हम्म। सपोर्ट करती है एक तरह से। ओके। इसके सर अगर मैप पे नज़र डालें, तो ये जो अपर पोर्शन है जो डार्क ऑरेंज में दिख रहा है, ये पूरा नूनावट में ये का एरिया पूरा, दिखाई दे रहा है, राइट सर? और जी इसकी जी, कैपिटल क्या है सर? इसकी कैपिटल है इकालुइट। ओके, सो आप आप इक्वालिएट में से ही कर रहे नहीं हैं अपनी जॉब को? ओके। नहीं, मैं इकालुइट में नहीं हूँ। इकालुइट में हमारी गवर्नमेंट का हेडक्वार्टर है। नूनवुड की हम्म। जो टेरिटोरियल गवर्नमेंट है उसका हेडक्वार्टर हम्म। इकालुइट में है। और अगर आप हम्म। देखेंगे, तो अगर आप उस मैप में देखेंगे, इकालुइट जो है एक अलग से आइलैंड पे है। जी। वो जो मेन कनाडा के लैंड से थोड़ा अलग है। जी। तो यहाँ दिखाई इसको दे रहा है जो इसको स्टार लगाया हुआ है। हाँ हाँ, तो इसको इट्स कॉल्ड बैफिन आइलैंड, तो उसके ऊपर है ये। हम्म। मेरा मैं जो जॉब करता मेरी जो जॉब है, आप अगर उसको इसी आपने इस मैप को, ये बहुत अच्छा मैप आपने दिखाया है। बिल्कुल हम्म। बॉटम में एक जगह है कॉल्ड अर्वियट। ओके। आप देख रहे हैं जहाँ जी। वो अर्वियट, फिर वेल कोव, जी। फिर जी। चेस्टरफील्ड, फिर रैंकिन, फिर बेकर लेक, एग्जैक्टली या। कोरल हार्बर, रिपल्स बे, हम्म। ये सारे हम्म। जो कम्युनिटीज हैं या जो विलेजेस हैं, या जिन्हें उन्हें वहाँ हैमलेट कहते हैं, ये सारे मेरे एरिया हम्म। में। मेरा ओके। ऑफिस जो है ओके। रैंकिन रैंकिन इनलेट में है। ओके। ओके, गॉट इट। सो बेसिकली एक तरफ से लैंड से जुड़े हुए हैं। लैंड इसे से जुड़े हुए हैं। ओके। इसकी पॉपुलेशन सर कितनी है? क्योंकि स्पेस दिख रहा, आई मीन एरिया दिख रहा है बहुत ज्यादा। हाँ जी, हाँ, आपने सही सही कहा। नूनावुट का जो ज्योग्राफिकल एरिया है, हम्म। वो करीब करीब मेरा ख्याल से करीब 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। जी। जी, ऐसा बोला जाता है सर कि अगर नूनावट एक इंडिपेंडेंट कंट्री होती तो वर्ल्ड की
14th सबसे लार्जेस्ट कंट्री होती। लैंड मास बहुत है। हालांकि एग्जैक्टली। आपने वो मैप में देखा कि सैकड़ों आइलैंड्स है। छोटे 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 छोटे, या देयर यू आर नो, मेनी। आप नॉर्थ में देखते जाओ तो कितने छोटे छोटे आइलैंड है। हम्म। और सबसे नॉर्थ में जो एक छोटी सी कम्युनिटी है, उसका नाम है ग्रीस फ्योर्ड। या ऊपर जो डॉट देख रहे हैं, तो या उसके साथ कितने छोटे छोटे आइलैंड्स है। लैंड मास बहुत है, लेकिन वो जी। आइलैंड्स में डिवाइडेड। हम्म तो करीब इसकी 2 मिलियन स्क्वायर माइल्स के करीब इसका लैंड एरिया है, लेकिन हम्म। पॉपुलेशन इसकी सिर्फ अबाउट 37 या 38,000। या ओके ओके। बहुत ही कम है कि एक छोटी सी सिटी की शायद इतनी पॉपुलेशन यहाँ होती है ओंटारियो में। तो आई मीन सिटी भी नहीं बोलूंगा, छोटे से टाउन की पॉपुलेशन भी होती छोटे होगी। छोटे से टाउन की पॉपुलेशन भी, बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो आपको सर यहाँ की ना कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट्स मेरे सामने आए थे, और मुझे ये था कि आपसे कंफर्म जरूर करूंगा मैं इन चीज़ों के बारे में। समर्स आती है सर यहाँ पे वैसे? हाँ, समर्स आती है। कितना टेम्परेचर दो ज़्यादा होता है समर्स में? समर्स में टेम्परेचर 20-22 भी हो जाता है ओके, फॉर ए तो शॉर्ट समर्स वाइल। तो फिर भी अच्छी हैं समर्स। कितने टाइम की होती हैं समर्स? ये जो टेम्परेचर है करीब 1-1.5 महीना है। ओके, तो बहुत ही शॉर्ट हुई समर्स तो फिर यहाँ की। रोड्स का सुना है मैंने कि पूरे नूनावत में 38 किलोमीटर की ही रोड्स हैं सिर्फ। क्या है, सही है ये? नहीं, ऐसा नहीं है। हम्म। रोड्स की कंडीशन थोड़ी, रोड्स को समझने के लिए थोड़ा आपको इसकी ज्योग्राफी थोड़ी देखनी पड़ेगी। ओके। एक तो ये जो आपने वो जो मैप दिखाया था जिसके अंदर डिफरेंट कम्युनिटीज के डॉट्स दिखाए थे, ये इसमें जी। नूनावुट में किसी भी एक टाउन, या जिसको हम हैमलेट कहते हैं, बिगेस्ट हम्म टाउन या सिटी जो है वो इकैलुएट है। हम्म इकैलुएट इज द बिगेस्ट सिटी। सेकंड बिगेस्ट है रैंकिन इनलेट। हम्म तो आप ये देखिए, यहाँ पे जो एक बहुत स्पेशल बात है वो ये है कि इन कम्युनिटीज के बीच में कोई भी सड़क नहीं है। सो आप एक हम्म कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी पे बाय रोड नहीं जा सकते। ओके। सो हाउ डू तो यू गो देन? हाँ, तो उसको जाने के दो तरीके हैं। हम्म एक तो है अगर वो किसी वाटर बॉडी के साथ है, या अपनी मोटर बोट या बोट में जाइए। हम्म बड़ा लंबा वो तो बहुत टाइम लगता है। मोस्ट हम्म कॉमन मोड, सबसे कॉमन तरीका एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी जाने के लिए इज बाय एयर। ओ ओके ओके। तो तो आपने, चाहे आपकी कम्युनिटी नजदीक भी हो, तो आपको 6-8-10 सीटर प्लेन है, वो आपको ले जाता तो कैसे सर है। वो यू बाई इट। कॉस्ट वाइज सस्ता पड़ता है कि महंगा है? नहीं, कॉस्ट तो है, कॉस्ट तो बहुत। ओके कमर्शियल ओके। एयरक्राफ्ट की कमर्शियल टिकट जो है वो बहुत कॉस्टली है। हम्म। और जो लोकल सर एक सिटी के अंदर जो व्हीकल्स चलते हैं, उनमें भी कुछ डिफरेंस है, या नॉर्मल कार्स चलती हैं, या जैसे एग्रीकल्चर वाले जो बड़े व्हील्स वाले होते हैं, जैसे मैंने कुछ ऐसे भी काफी देखे हैं गूगल पे ना फोटोज में। ये जो आपने फोटो देखी है, ये जो व्हीकल है इसे एटीवी कहते हैं, ऑल टेरेन ओके। व्हीकल। हम्म। ये बहुत कॉमन है। ये मेन मोड ऑफ ट्रेवल है समर। ओके। मोस्ट ऑफ द कम्युनिटीज जो हैं उनमें जो सड़कें हैं, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी वो हम्म अनपेव्ड है, वो उनके ऊपर एसफॉल्ट नहीं है, वो ग्रेवल की सड़कें हैं। कच्ची सड़क है, हम्म। जैसे आप कह लीजिए। ओके। पक्की सड़कें बहुत कम है। तो हम्म। क्या होता है कि जब विंटर आती है तो वो सड़कों के ऊपर जब स्नो पड़ती है और जी। व्हीकल्स चलते हैं तो स्नो जम जाती है, तो धीरे धीरे स्नो पड़ के वो आइस बनने लग जाती है। ओके। तो क्योंकि टेम्परेचर भी बहुत कम है तो नीचे ग्राउंड भी फ्रोजन है, तो सारी हम्म सड़कें जो है वो आइस की सड़कें बन जाती हैं। तो उसके बाद विंटर में सारे जो व्हीकल्स हैं वो आइस पे ही चलते हैं। तो ओके। तब ये फिर दैट्स इंटरेस्टिंग। तब ये जो व्हीकल है ये कम यूज हो जाते हैं। हम्म तो स्नो मोबाइल्स जिसे कहते हैं, जिसको आप एक पॉपुलरली हम स्किडू कहते हैं, जी स्नो मोबाइल्स जी। जो हैं जिनके वो हम्म बेल्ट पे चलते हैं, वो फिर बहुत कॉमन हुए। ओके। इवन वेल टाउन एंड के गुड। अंदर वो स्नो मोबाइल्स पे जाते हैं।
ग्रेट। ऐसा भी सुना है सर मैंने कि समर्स में, जून के मंथ में 24 आवर्स डे लाइट भी रहती है और दिसंबर में 24 आवर डार्क भी आ जाता है। ऐसा टाइम भी आता है? आता है, बिल्कुल। कितने दिन रहता है वो सर? आपके एरिया पे डिपेंड करता है। हम्म। जैसे जहाँ मैं हूँ, रैंकिन इनलेट है, तो वहाँ पे विंटर में आजकल, मतलब अब तो जनवरी आ गया, लेकिन दिसंबर 20-22 के टाइम जो था, जब आपका दिन सबसे छोटे होते हैं जिसे हम कहते हैं, जी। तो उस टाइम सुबह जो सनराइज होता है वो करीब 10 बजे सुबह होता है, 10 साढ़े 10। हम्म। और करीब 2 बजे फुल्ली डार्क, एब्सोल्युटली डार्क हो जाता है, 2:30 बजे। ओके। सो करीब 3-4 घंटे की डे लाइट रहती है। अगर क्लाउडी होगा तो चलो, सनलाइट नहीं होगी। अगर क्लियर होगा तो 2-3 घंटे सनलाइट होगी। उसके बाद सारा जो बाकी 21 आवर्स है वो बिल्कुल डार्क रहता है। ये हम्म। विंटर का जनरली है, जहाँ पे रैंकिन इनलेट पे मैं हूँ। और इसी ओके। तरह से समर में करीब आप समझ लीजिए कि करीब 12 बजे तक सनलाइट रहती है, और सुबह 3 बजे फिर डे ब्रेक हो जाता हम्म। है। तो अंधेरा करीब करीब 2-3 एक घंटे रहता है, दो बाकी तीन घंटे बाकी रहते। 21 घंटे दिन रहता है। ओके। काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं सर। मुझे लग रहा है कि अगर सभी फैक्ट्स एक एक करके बात करें तो शायद 2-3 घंटे तो सिर्फ इन फैक्ट्स को चेक करने में निकल जाएगा। देर आर आपने लॉट्स ऑफ एक मेनी दिखाई थिंग्स। थी, आपने एक वो मैप में दिखाया था, मैंने एक नाम लिया था ग्रीस फ्योर्ड। जी। टाउन है बिल्कुल नॉर्थ में, देखिए, आई कैन सी या। ग्रीस फ्योर्ड। ये है जगह जहाँ पे करीब करीब विंटर्स में करीब 1-1.5 महीना सूरज उगता ही नहीं। हम्म। इट्स फुल्ली डार्क फॉर अबाउट ए मंथ। ओके। और इसी तरह से फॉर इन द समर्स करीब 1-1.5 महीना ऐसा होता है जहाँ रात होती नहीं। आपकी जो, जैसे हम देखते हैं ना अपने सिटीज में, कि ईस्ट से सूरज चढ़ा और वेस्ट में छुप गया, तो जी। वहां पे वो ये सिस्टम ही नहीं है। वो इट जस्ट कीप्स ऑन सर्कुलर, हॉराइजन पे सर्कल करता रहता है 24 घंटे। वाओ, दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। और इसको एक्सपीरियंस करना ही अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा रहता होगा सर, कि सूरज जो है वो इस मोशन में बिल्कुल, जा रहा है। जी सही है बिल्कुल, सर। थोड़ा सा बिल्कुल। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, प्रोफेशंस की बात करते हैं सर, कि नूनावट में किस टाइप के प्रोफेशंस, ऑक्यूपेशंस हैं, लोग क्या काम करते हैं, कैसे बिजनेसेस वहाँ पे हैं? देखिए, नूनाबट में एक बहुत बड़ा बिजनेस है, वो है रिसोर्सेज का, माइंस। हम्म। नूनाबट इज वेरी रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज। 2 तो गोल्ड माइंस ही है वहां पे, वाओ। ओके, दैट्स रिच। और काफी अच्छी साइज की माइंस है। एक गोल्ड माइन तो रैंकिन इनलेट के बिल्कुल पास ही है, करीब 20 किलोमीटर पे है हमारे वहाँ। हम्म। ओके, तो हाईली और सिक्योर एरियाज होंगे सर ये? बिल्कुल, वो बहुत सिक्योर एरियाज हैं। करीब मैं वहाँ गया तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने उसकी उनके लोगों से 1-2 बार मिला हूँ। तो उनकी जो माइन होती है उसके यहाँ पे हमारे करीब 10 किलोमीटर पहले सिक्योरिटी शुरू हो जाती है। हम्म। ओके। ओके। और तो किस एक टाइप तो के वो, प्रोफेशन है सर? हाँ, एक तो वो बिजनेस है, समझ लीजिए। दूसरा ये है कि नोनोवुड जो है, ये एक जिसे हम कहते हैं परमाफ्रॉस्ट, परमाफ्रॉस्ट पे लोकेटेड है। परमाफ्रॉस्ट का मतलब ये है कि इसके नीचे जो ग्राउंड है वो हम्म। कभी भी अनफ्रीज नहीं होती। वो हमेशा ही 365 डेज वो जमी रहती है। तो ओके। ग्राउंड हमेशा फ्रोजन रहती है। गर्मियों में सिर्फ ऊपर के 4-5 फुट हैं जो सनलाइट के कारण वो पिघलते हैं, लेकिन हम्म। नीचे सारा सारा कॉन्टिनेंट जो है वो फ्रोजन है। उससे क्या होता है कि आपकी एग्रीकल्चर नहीं, कोई वहां ट्रीज नहीं है, कोई छोटे प्लांट्स नहीं है, स्मॉल ग्रासेस हैं। सो एग्रीकल्चर हम्म। आपकी जो एक्टिविटी है वो नहीं है। तो सर ग्रोसरी और फूड कहाँ से, बाहर से आता है वो सारा? वो सारा साउथ से आता है। तो उसकी कॉस्ट सर फिर बढ़ जाती है? कॉस्ट, बिल्कुल कॉस्ट बहुत ज्यादा है। वहां कुछ पे जो एग्जांपल लीजिए प्लेन्स ना भी सर। आते हैं, देखिए, एक एक फैक्टर, मैं किसी एक आइटम को तो नहीं कह सकता कि किसी की
प्राइस ज्यादा होती है, कंजम्पशन पे भी डिपेंड करता है कितनी आती है, लेकिन आप एक थंब रूल आप समझ लीजिए कि जो प्राइसेस ऑफ ग्रोसरीज नॉर्मल एवरेज प्लस माइनस हो सकता है, जो आपको ओंटारियो में, टोरंटो या ऑटवा में मिलती हैं, वही चीज वहां पे आपको 3 टाइम्स कॉस्ट हो जाएगी। एग्जैक्टली। अच्छा, ये तो नहीं है कि और सारी हो जाती है, कोई डबल हो जाएगी, कोई 5 टाइम्स भी हो जाएगी, डिपेंड कि अगर पेरिशेबल है और उसकी कंजम्पशन कम है तो 6 टाइम्स भी हो जाएगी। और यहाँ जो ब्रांड्स हैं सर रिटेल स्टोर के, वो लोग वहां पर भी हैं? रिटेल स्टोर ब्रांड्स वहां नहीं है, वहां जैसे हमारे यहाँ वॉलमार्ट है, जो इतना कॉमन है चारों तरफ, जी आपके ग्रोसरी स्टोर्स हो गए, सप्लाई स्टोर्स हो गए, जनरल स्टोर्स हो गए, एक कॉमन नाम ले लीजिए, वॉलमार्ट हो गया, सुपर स्टोर हो गया, ऐसे सुपर ऐसे स्टोर। वो नहीं, ऐसे नहीं है। वहां पे एक स्टोर है नॉर्दर्न मार्ट, ओके। या फिर कोऑपरेटिव स्टोर्स हैं, बट बड़ी बड़ी जो कम्युनिटीज हैं उनमें 1-2 स्टोर भी होते हैं। टिम हॉर्टन है सर वहाँ, क्योंकि कनाडा में तो टिम हॉर्टन हर जगह है। आपने मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल उठा दिया। टिम हॉर्टन बहुत है। ओ बहुत है, फिर ठीक है सर, फिर कैनेडियंस चले जाएंगे वहां सर। अगर टिम हॉर्टन है तो मतलब कि वो अप्रोचेबल जगह है, वहां जाया जा हाँ, सकता है। टिम हॉर्टन बहुत है। जी, ये सुना है सर मैंने कि वहाँ लिकर रिस्ट्रिक्ट है, जो अल्कोहलिक बिवरेजेस हैं। हाँ, वो नूनवुड में आप जो उनकी जो लिकर पॉलिसी है उसमें वाइन्स एंड बियर्स तो अवेलेबल है, बट स्पिरिट्स एंड हार्ड लिकर नहीं। उसका क्या रीजन है सर? गवर्नमेंट पॉलिसी है, यू नो, दे डोंट वांट टू एनकरेज अल्कोहल कंजम्पशन। क्योंकि हमारे एक देसी ब्रेन में ये आता है ना कि भाई जहाँ ठंड ज्यादा हो वहां तो लीटर लीटर लगा लेने चाहिए। वहां दारू होनी चाहिए। वहां नहीं, दारू वहां होनी नहीं है, चाहिए। वहां नहीं। अच्छा, ये नहीं है कि आप अगर सपोज मैं जाता हूँ ओंटारियो से, मैं अपनी कंजम्पशन के लिए एक लेट से एक विस्की की बोतल ले जाता हूँ, दैट इज परमिटेड, ओके, बट वो मेरे लिए है, यू कांट सेल नहीं हो रीसेल इट। सकती, सेल नहीं हो सकती, इट इज नॉट ए सेलेबल आइटम, ओके कमोडिटी ओके, नहीं है। सही है सर। ठीक है सर, बैक टू हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन पे आते हैं। एक तो लोग हैं जो माइंस में या उनमें काम करते होंगे, वो एक बड़ा प्रोफेशन है, इंजीनियर्स भी हो सकते हैं वहाँ पे, एंड जनरल जो हमारी लेबर है वो भी वहाँ जाती होगी। और कौन से प्रोफेशंस के काम है सर वहाँ पे? एक दूसरा जो है वो है उनका हंटिंग, हंटिंग एंड फिशिंग। फिर सर्विस प्रोफेशंस हैं, जैसे बिजनेसेस को रन करने के लिए जो सर प्रोफेशंस है। 1 मिनट यहाँ रोकूंगा सर आपको। फिशिंग जो है वो जर्नलाइज समझ में आती है वर्ड को सुन के। हंटिंग को थोड़ा सा इलाबोरेट कीजिए सर कि हंटिंग को प्रोफेशन में कैसे हम काउंट कर रहे हैं? देखिए, हंटिंग का मतलब मीट प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं जो, जैसे ओके। तो उसमें फिश प्रोसेसिंग भी है, और जो आपके वहाँ के लोकल हंटिंग है, जैसे वो कैरिबू है, कैरिबू जो ओके है एक तरह का डियर की वैरायटी है, कैरिबू हुआ, जी, या ब्रिटिश कोलंबिया वाली तरफ मूज है। मूज या तो वो उनकी जो हंटिंग, उनका हंटिंग सीजन होता है, लाइसेंस दिए जाते हैं हंटिंग के लिए, तो उनका जो हंट करके उनकी मीट प्रोसेसिंग बहुत एक्सटेंसिव नहीं है, लेकिन वो भी एक इंडस्ट्री है। ओके ओके। सो देन आपने सर्विस फिशिंग, इंडस्ट्री की बात किया था कि सर्विस इंडस्ट्रीज में यानी कि उसमें रिटेल स्टोर भी आ गए, उसमें बैंकिंग भी आ गई। रिटेल स्टोर आ गए, बैंकिंग आ गई, आपके ये जो ये जो आपकी मेंटेनेंस, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, मैकेनिक्स, कारपेंटर्स, जिन्होंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ये सारी सर्विस इंडस्ट्री आती है। जी जी जी। वाटर ट्रीटमेंट, वाटर सप्लाई, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, आपकी इमरजेंसी, फिर गवर्नमेंट सर्विसेज, हॉस्पिटल्स, ओके। क्लिनिक्स, इमरजेंसी सर्विसेज, फायर सर्विसेज, ओके। तो तो कुल मिला ये के सारी ऐसा समझ सर्विसेज। में आ रहा है कि जो प्राइवेट बिजनेसेस हैं
वो लिमिटेड हैं बट लिमिटेड हैं। मोर ओवर गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में जॉब ज़्यादा हैं, ऐसा ही कुछ है? प्राइवेट इंडस्ट्री है, जैसे मैंने आपको बताया, ये सारी जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो स्पेशलाइज्ड ट्रेड्स जिसे हम कहते हैं, इलेक्ट्रिकल ट्रेड, वो मोस्टली प्राइवेट है। तो जो गवर्नमेंट में भी कंस्ट्रक्शन होती है तो ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू ही कंस्ट्रक्शन होती है। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर जो हैं वो मॉन्ट्रियल, क्वेबेक और ओंटारियो से हैं, ओके। और कुछ विनिपेग वगैरह एरिया से हैं। बट उनकी जब वो आके काम करते हैं तो मोस्ट ऑफ द स्किल्ड ट्रेड लेबर जो है वो लोकल है, जिन्हें हम इनुइट कहते हैं। ओके। सो देयरफॉर वो उसको भी आप, वो भी एक तरह से सर्विस जॉब है। जॉब में अपना बिजनेस नहीं है, लेकिन दे आर वर्किंग फॉर ए कॉन्ट्रैक्टर, सो दैट इज आल्सो ए जॉब। और उनकी बहुत डिमांड है वहां पे, क्योंकि इतनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है तो उनकी डिमांड बहुत है वहां पे। ओके। ये मैंने सर शॉर्टेज है, इसलिए भी मिलते नहीं। पूछा आपसे कि मैं शायद ये भी समझना चाह रहा था कि ऐसी क्या अट्रैक्शन है कि नूनावट से बाहर के लोगों को वहाँ आने के लिए कुछ मोटिव या कुछ इंटरेस्ट मिल पाए। तो ऐसा कुछ है कि बाहर से लोग वहाँ जा पाएँ या जाते हैं या अवॉइड करते हैं? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन इसके दो आंसर है। जी। पहला आंसर तो ये है कि वहां पे जो टेम्परेचर है वो बड़ा एक्सट्रीम टेम्परेचर है। आपने अब हमने डिस्कशन की तो आपको पता होगा, लग गया जी। कि टेम्परेचर विंटर में बहुत ज्यादा होते हैं, और अप्रैल मई तक तो स्नो पड़ी चढ़ी रहती है। जी। तो और उसके बाद सितंबर में फिर ठंडा होना शुरू, सो टेम्परेचर्स आर वेरी कोल्ड। तो हुँ। ऑब्वियसली जो लोग बाहर से दूसरे प्रोविंसेस से आएंगे, या जो अगर जैसे हम लोग, जैसे इमिग्रेंट्स फ्रॉम ए वार्मर कंट्री, गर्म हुँ, हुँ। देश से, पहले तो कनाडा आके जी, आप फ्रीजर में आ गए, एग्ज़ैक्टली। और फिर उसके हुँ, बाद हुँ। अगर आप नूनूवुड देखेंगे तो कई लोगों के लिए ये टेम्परेचर एक्सट्रीम जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके। वेदर जॉब या ना हो, दे वुड प्रेफर नॉट टू गो। हुँ। तो इसलिए वहां पे इतना मूव करना ही अट्रैक्टिव नहीं लगता कई बार। ये तो एक ओके। पार्ट है। हुँ। दूसरी चीज ये है कि ये जो टेरिटरीज हैं इनमें डेवलपमेंट बहुत है, हुँ। जॉब रिक्वायरमेंट बहुत है। इवन जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जॉब्स बहुत है, लेकिन उनमें वैकेंसीज बहुत हैं क्योंकि लोग नहीं मिलते। और उसके भी हुँ। दो पॉइंट्स हैं, ए एंड बी। ए ये कि यहाँ जो लोकल इनुइट लोग हैं, या इनुइट जो हुँ, हमारी, हुँ। जिसको हम ओरिजिनल इनुइट पॉपुलेशन है, हुँ, हुँ। वो धीरे धीरे दे आर ऑल ग्रोइंग एंड एक्वायरिंग द स्किल्स। उनको स्किल्स अब एक्वायर कर रहे हैं, लेकिन अभी इतना लेवल ऑफ ट्रेनिंग, कॉम्पिटेंस, स्किल नहीं है कि वो सारी जॉब, वो वैकेंसी, सारी पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर सके। एक, और बी ये है कि जो लोग बाहर से आते हैं वो इतने एज जैसे मैंने कहा अट्रैक्टिव नहीं है, तो वो जी। फिलअप नहीं होती। तो गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट बिजनेसेस में भी लेबर शॉर्टेज रहती है। पोजीशन है लेकिन वेकेंट है। हुँ, ओके। गवर्नमेंट सर सपोर्ट भी करती है अगर बाहर से कोई इमिग्रेंट नूनामठ में सेटल होना चाहता है, तो उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं? सपोर्ट मिलती है सरकार से? देखिए, जो लोग नॉर्थ में काम करते हैं हुँ, उनको हुँ। एक तरह से लिविंग अलाउंस मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है कि वहां पे महंगाई बहुत है। हुँ, हुँ। तो आपको जो सैलरी है उसके अलावा एक आपको एनुअल अलाउंस मिलता है, जिसको लिविंग अलाउंस, या उसका नाम नॉर्दर्न अलाउंस है, ओके। वो गवर्नमेंट देती है। हुँ। लेकिन ये भी मानने वाली बात है कि वो अलाउंस इतना नहीं होता कि आपकी सारी जो लिविंग कॉस्ट को वो ऑफसेट कर हुँ, सके। हुँ। ओके, लेकिन ओके, कुछ कुछ सपोर्ट है, एक तरह से ओके। नॉर्दर्न आपको अलाउंस अगर सपोर्ट सर इन्फॉर्मेशन हो, क्या इमिग्रेशन पर्सपेक्टिव से भी कुछ पॉज़िटिव या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल सकते हैं? बिकॉज़ आज के दिन पूरा कनाडा जो है
मोस्टली पॉपुलेटेड जो सिटीज हैं वो कॉम्पिटिटिव हो गई हैं एज फार एज इमिग्रेशन इज कंसर्न्ड। तो उस एंगल से अगर देखें कि किसी का इंटरेस्ट है ऐसे हाई मतलब लो टेम्परेचर्स पे जगहों पे काम करने का एंड एवरीथिंग, तो उसके लिए बेनिफिशियल हो सकता है इमिग्रेशन पर्सपेक्टिव से। सर्टनली, सर्टनली हो सकता है। मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा जी। डिटेल नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं हम्म। जानता हूँ कि हमारे कैनेडियन इमिग्रेशन सिस्टम में एक प्रोग्राम है कॉल्ड पीएनपी, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, जी। जो जी। जो इमिग्रेशन कनाडा जो रन करती है। हंड्रेड तो परसेंट शायद तो उसमें हर प्रोविंस और टेरिटरी का शायद रोल है। क्या रोल है मैं डिटेल नहीं बता सकता, बिकॉज मैं इस एरिया का में कोई जी 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 स्पेशल जी, इसीलिए नॉलेज मुझे नहीं है। दिमाग में क्वेश्चन आया कि शायद हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन हो इस पे। लेकिन वो इतना मैं जानता हूँ हम्म। कि कुछ लोग, 2-3 लोग मैं जानता हूँ जो डायरेक्टली इंडिया से, साउथ इंडिया से डायरेक्ट नूनूवुट आए दैट्स इंटरेस्टिंग। और वहीं के होके रह गए। अच्छा। हाँ, तो ओके। मतलब मैं तो अभी वहाँ करीब 1.5 ईयर से हूँ, वो लोग पिछले 22 साल से, 20 साल से वहीं है। वाह, इसी सो बात से सर एक और एग्जांपल याद आ जाता है। आई 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 आस्क यू कि सुना है कि सुसाइड रेट भी जो कनाडा में सबसे ज्यादा है वो नूनावट में ही है। ऐसा क्यों है, या आई मीन आपको कुछ पता चला हो। देखिए, सबसे ज्यादा है या नहीं इसके बारे में एज आई सेड मैं शायद नहीं बता सकूंगा, लेकिन इतना जरूर है हम्म। कि क्योंकि कम्युनिटीज बहुत छोटी हैं। जी। देखिए, टोटल पॉपुलेशन मैंने बताया ना करीब 38,000 है। हम्म कैपिटल सिटी इकैलुएट है जिसकी पॉपुलेशन मेरे ख्याल में 12,000 है। हम्म। सेकंड बिगेस्ट टाउन या कम्युनिटी रैंकिन हम्म है, जहां मैं हूं, वहां की पॉपुलेशन करीब 3,000 है। और करते करते जो सबसे नॉर्थ वाला आपने वो देखा ग्रीस फ्योर्ड, हम्म। उसकी पॉपुलेशन मेरे ख्याल में 150 या 160 है। तो वाह। आप देखिए कि छोटी कम्युनिटीज हैं, सो आइसोलेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हम्म। जी। और हो सकता है आइसोलेशन शायद के यही रीजन रहा हो। हम्म। एक रीजन, और उस आइसोलेशन में भी क्योंकि जो लोग वहीं के लोकल हैं, उनमें तो फिर हम्म। भी रिलेशनशिप है। हम्म। कोई इमिग्रेंट वहां पे नया अगर जाके रहने लग जाए, तो हम्म। उसके लिए वो लोनलीनेस या आइसोलेशन और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। ओके, जब उनके पास सो बेटर ऑप्शंस प्रॉब्लली हैं तो प्रोबेबली शायद वो वहाँ फिर जाना पसंद नहीं एग्जैक्टली, करेंगे, right? जी एग्जैक्टली। सर, चलिए सर अब शुरुआत करते हैं। एक बड़े चैप्टर को टच करते हैं, कंस्ट्रक्शन, जो मेरा बड़ा इंटरेस्ट था क्योंकि आपका प्रोफेशन भी रहा है और आप उसी प्रोफेशन के लिए नूनावट गए भी हो, अभी भी आप कर रहे हैं काम वहाँ पर। तो आप गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं सर। मैं टेरिटरी गवर्नमेंट में हूँ, ओके। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी मेंटेनेंस में मैं काम करता हूँ। ओके। कितना डिफरेंस है सर कंस्ट्रक्शन में, कैसे होती है कंस्ट्रक्शन इतने माइनस टेम्परेचर में भी। देखिए, हर एरिया में, हर वेदर में, हर क्लाइमेट में कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स डिफरेंट हो जाती होती हैं। आप देखिए, आप हरियाणा से हो, मैं जी। चंडीगढ़ से हूँ। आप इंडिया में ही देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन मेथड एंड टेक्नोलॉजी जो केरला में है, हम्म। वो हरियाणा में डिफरेंट है, जी। कश्मीर में डिफरेंट है। हम्म लोकल क्लाइमेट जो है वो बहुत इन्फ्लुएंस करता है कि हम बिल्डिंग्स को और अपने रहने को कैसे कंस्ट्रक्ट करें। हम्म। जिस जगह पे बहुत ज्यादा रेन होगी, वहां पे घर भी डिफरेंट टाइप के डिजाइन होंगे। जी। 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 तो सर मटेरियल तो कौन एक सा है कॉमन, वुड से ही बनते हैं घर मोस्टली। हाँ, जो उसका अंडर स्ट्रक्चर है, वो हम्म तो कनाडा में मेजॉरिटी वुड होता है। अनलेस कि हम्म। आप देखिए जैसे बड़े सिटीज हैं, जैसे टोरंटो ऑटवा हो गया, जहाँ मल्टी स्टोरी जब बिल्डिंग बनती है तो कंक्रीट यूज होती है। बट जी। जनरली हाउसिंग में तो वुड ही यूज होती है, तो वहां भी वुड हम्म। यूज होती है। हम्म। और वुड है और इंसुलेशन है, आप जानते हैं। जी। जी, मेजर चैलेंजेस क्या हैं सर वहाँ के कंस्ट्रक्शन के, कुछ आइडेंटिफाई कर पाए तो आप। देखिए, मेजर चैलेंजेस एक तो ये है कि जैसे आप हम अगर मैं इसको चैलेंज को एक्सप्लेन करने के लिए आपको कंपेयर करूं, हम्म। तो हम जो ओंटेरियो में जो कंस्ट्रक्शन करते हैं,
तो हम एक एक्सकेवेट करके बेसमेंट बनाते हैं और फिर उस बेसमेंट के ऊपर 2 स्टोरी या 3 स्टोरी घर बना लेते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, जब हम एक्सकेवेट करते हैं तो सॉइल में एक्सकेवेट करके नीचे उसके फाउंडेशन स्लैब डाल लेते हैं जी। लेकिन इसमें हमें एक आपने देखा होगा कि वो हम लोग जो करते हैं कि क्योंकि सर्दियों में जो घर हमारे हीटेड है, तो उस ताकि वो हीट लॉस ना हो, तो हम बेसमेंट पे इंसुलेशन करते हैं ताकि अंदर की हीट बाहर ना निकले। जी। नहीं तो आपका हीट लॉस बहुत होगा और लिविंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। जी। नूनावुड में चैलेंज ये है कि सारा ग्राउंड ही फ्रोजन है। 4 फुट के बाद सब कुछ है ही आइस, तो सब लोग बेसिकली आइस के ऊपर ही रह रहे हैं। दैट व्हाट इज कॉल्ड परमाफ्रॉस्ट, परमानेंटली फ्रोजन। तो इवन गर्मियों में भी अगर आप 4 फुट भी एक्सकेवेट कर लेंगे, नीचे आपको आइस निकलती है। So that means everything has to be constructed on ice. ओके, मेक सेंस। बेसमेंट बनती है सर वहां? बेसमेंट नहीं बनती। बेसमेंट बनाएंगे तो आइस में चल जाएगी। आइस में वो तो ढह जाएगी, आई मीन गिर जाएगी वो तो। नहीं, ढह नहीं जाएगी। वहां पे देखिए एक और चीज देखिए, आइस होना खराब चीज नहीं है। आइस इज ए पार्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट। बल्कि अगर आइस सारी पिघल जाएगी तो वो आइस जो वाटर और आइस है, जब वाटर आइस बनता है तो आइस एक्सपैंड करती है। आइस लाइटर एक्सपैंड करती है। अगर वो सारी आइस पिघल जाएगी तो ये तो सारा जो टेरिटरी है ये तो धंस जाएगी, श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगी और डैमेज हो जाएगी और आपका सारा इकोसिस्टम खराब हो जाएगा। सो जैसे हम लोग ये ओंटारियो में बनाते हैं कि इंसुलेशन करें कि अंदर की हीट बाहर ना जाए, इसी तरह वहां पे भी ये डिजाइन किया जाता है, घर बनाए जाते हैं कि अंदर की हीट बाहर न जाए। इसलिए नहीं कि हमने घर को बचाना, घर की हीट सेव करनी है, इसलिए कि हमारी बिल्डिंग के नीचे जो परमाफ्रॉस्ट है वो हमारी हीट से पिघल ना जाए। सी सो इसलिए वहां पे जो मेन घर बनते हैं वो सारे वो एक तरह से स्टिल्ट्स पे बनते हैं। तो ऐसे पाइल्स लगा के ऊपर फ्लोर बना के, ताकि आपके ग्राउंड फ्लोर और जमीन के बीच में 2-3 फुट का गैप रहे। ओके। तो उससे क्या होता है कि जब विंटर में जब हवा चलती है तो आपकी घर के नीचे से हवा पास होती है, कोल्ड एयर, तो आपकी जो परमाफ्रॉस्ट जो है वो डैमेज नहीं होती। तो वो सबसे बड़ा एक तरीके का स्ट्रक्चर है जिसको सेव करना जरूरी है, अदरवाइज तो पूरा आइलैंड ही जो है, पूरी लैंड ही है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। क्योंकि सब कुछ परमाफ्रॉस्ट पे बना है, या बेडरॉक इतना डीप चल जाए तो परमाफ्रॉस्ट पे बना है, तो परमाफ्रॉस्ट को प्रिजर्व करना इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे जो कंस्ट्रक्शन होती है वो सारी जमीन थोड़ी ऊपर होती है और ताकि उसके नीचे हवा पास होती रहे और वो फ्रॉस्ट जो है हीट के कारण मेल्ट ना हो। ओके, इंटरेस्टिंग, बड़ी अलग सी चीज। ये एक डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस एक बहुत मेजर ये है कि ये चलो आपने मान लिया घरों में तो ऐसा हो सकता है, लेकिन सबने आपने एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाना या एयरपोर्ट बनाना या कोई बहुत हैवी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बनानी है, अब वो तो लकड़ियों पे खड़ी करके नहीं बना सकते। अगर बनाओगे तो वो बड़ी बन तो जाएगी, लेकिन उसकी स्ट्रक्चरल लाइफ और स्टेबिलिटी कम होगी, तो उसको ग्राउंड पे ही बनाना पड़ता है। ओके। तो आजकल एक जो नई वहां कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है, तो उसके लिए आप ये देखिए, आप ये सोचिए कि आप समझ लीजिए कि एयरपोर्ट है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मैं आजकल वहां पे मेरे जुरिस्डिक्शन में 4 एयरपोर्ट बन रहे हैं। तो आप एक सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, लेट्स से एयरपोर्ट। जी। आप जानते हैं एयरपोर्ट ऐसी जगह है जो 24 घंटे चलती है। जी। फ्लाइट किसी भी टाइम आती है। दैट मीन्स उसके अंदर एयरपोर्ट की बिल्डिंग के अंदर
लोग आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, विच मीन्स हम्म वहां का टेम्परेचर हमेशा आपको 24 घंटे 365 डेज आपको वार्म रखना है। या दैट मीन्स उसके अंदर हीटिंग सिस्टम चल रहा है। हम्म तो अगर आपने उसको जमीन पे रखा है तो, और उसके ऊपर कंक्रीट की स्लैब भी है, चाहे उसके अंदर आप हम्म नीचे इंसुलेशन लगा भी दें, साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद वो फिर भी हीट जो है धीरे धीरे ट्रांसफर होती है ग्राउंड में। हम्म तो उसको प्रिवेंट करने के लिए एक सिस्टम है वहां पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसको कहते हैं थर्मोसाइफन्स। ओके ये बड़ी यूनिक चीज है। हम्म ये हमारे सदर्न प्रोविंसेस में या और कहीं पे देखने को नहीं मिलती। हम्म ये कोल्ड एरियाज में ही मिलती है। इसमें खूबी क्या है कि जब आपकी फाउंडेशन स्लैब बनाई जाती है, उसके नीचे एक पाइप सिस्टम लगाया जाता है हम्म जिसके अंदर लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो करती है, ओ ओके और वो लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो करके एक पाइप, एक बहुत बड़े पाइप में आती है ऊपर, और उसके हम्म ऊपर जैसे आपने देखा कार का जो रेडिएटर होता है उसके अंदर फिन्स जी लगे होते हैं हाँ कूलिंग के जी लिए, जी उसी तरह उस पाइप के चारों तरफ फिन्स लगे होते हैं। हम्म तो क्या होता है कि आपकी जो बिल्डिंग की जो हीट है, जो हम्म नीचे जाती है फाउंडेशन हम्म के नीचे, हम्म तो वो लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड उसको कैप्चर कर लेता है। हम्म और लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड आपको मैं बताऊं कि वो करीब -12 डिग्री पे गैस जी बनता है। जैसे जी आपका पानी 100 डिग्रीज पे बॉयल होता है, वो हम्म कार्बन डाइऑक्साइड -12 पे बॉयल होता है। हम्म तो जैसे ही वो गैस बनता है, वो गैस वो बड़ी पाइप में आती है, हम्म वहां सर्दी है, सर्दी में वो हम्म रेडिएटर में वो हीट निकल जाती है, वो हम्म लिक्विड बन जाती है, फिर वापस चल जाती वापिस से नीचे आती है। विच मीन्स ये वो मैकेनिज्म है जो आपकी जो बिल्डिंग की हीट परमाफ्रॉस्ट में जाने की कोशिश कर रही है, उसको निकाल के ऊपर ऊपर कर देती है और परमाफ्रॉस्ट को प्रिजर्व करती है। बड़े कमाल की बात है सर कि एक तो टेम्परेचर पहले इतना माइनस में है और फिर उसको और ठंडा रखने के लिए पूरी मेहनत और एफर्ट्स करने पड़ते हैं ऊपर से। उसको मेंटेन करने के लिए, बिल्कुल। इंटरेस्टिंग तो इंटरेस्टिंग ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्शन का, जो हम लोग सदर्न प्रोविंसेस वगैरह में के से हमारा बिल्कुल ऑपोजिट है। ओके ओके ग्रेट। एक स्ट्रेंज सा क्वेश्चन आ रहा है सर दिमाग में, क्या अर्थक्वेक्स वगैरह भी ज्यादा आते हैं वहां पे? नहीं, ज्यादा कम नहीं। जो वो तो जैसे आपकी टेक्टोनिक मूवमेंट, जैसे हम्म अर्थ की प्लेट्स की मूवमेंट जहाँ होती है, तो हम्म वहां पे ज्यादा आते हैं। हम्म नूनवुड में इतने ज्यादा नहीं, ऐसे ओके नहीं। ओके ओके देन फिर ठीक है, बिकॉज क्योंकि जिस हिसाब की कंस्ट्रक्शन है, जैसे वो नीचे से होलो थोड़ा जा रहा है एंड एवरीथिंग, तो मुझे थोड़ा सा स्ट्रेन सा क्वेश्चन था दिमाग में कि ये मैं पूछूंगा। सर इतनी ठंड की हमने बात की है कि और नीचे आइस को प्रिजर्व करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आमतौर पे विंटर्स में विंटर गियर्स हमारे कपड़े वगैरह कैसे होते हैं? क्योंकि यहाँ तो हम लोग एक थिक जैकेट डाल लेते हैं, हुडी हुडी रखते हैं, बूट्स पहन लेते हैं, इज इनफ। हाँ, वहां पे देखिए, मैं स्पेशल विंटर क्लोथ्स आपको पहनने जरूरी है, स्पेशली जब आप विंटर में काम कर रहे हैं। हम्म तो अब जैसे मल्टीपल लेयर्स में कपड़े पहनते हैं, और एक ऊपर उसके ऊपर बहुत बड़ा ओवर जैकेट पहन के हेड को कवर करते हैं, हुड में हम्म हैवी इंसुलेटेड ग्लव्स हैं, इंसुलेटेड शूज हैं, और अपने जो आपने ट्राउजर्स जीन्स या पैंट पहनी हुई है, उसके ऊपर भी हम्म एक पैडेड स्नो पैंट भी पहनते हैं। ओके, वो नॉर्मल भी पहननी पड़ती है नॉर्मल नहीं, विंटर विंटर्स में, आई मीन या? में, विंटर में। और क्योंकि सड़कें सारी आइस की हैं, हम्म आइस पर बनी हुई है, तो उसके लिए आपको चलने के लिए भी आपको शूज स्पेशल चाहिए। अगर आप नॉर्मल हम्म जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे के कंस्ट्रक्शन के टाइम, वो उनको कहते हैं स्टील टो शूज पहनते हैं। जी एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो वहां पे जो शूज हैं, अगर आप यहाँ वाले शूज पहनो, तो उसके नीचे आपको एक स्पेशल अटैचमेंट है जिसको हम क्लीट्स कहते हैं। क्लीट्स या वो वो यहाँ भी कहीं एक कहीं तरह से मिलती है। मिलती है। जैसे हम्म वो एक तरह से वो है, जैसे आपने सुना होगा कि स्नो में ड्राइव करने के लिए टायर्स के ऊपर चेन लगती है।
वो जूते वो के समझ ऊपर लीजिए नीचे, आप, आई मीन सोल वो पे आपके, आप हाँ, कवर चढ़ा आप चढ़ा लेते हैं। समझ लीजिए कि शू के नीचे चेन लग गई। ओके, ओके, नहीं दैट्स नहीं तो आप ग्रेट। स्लिप करके गिर जाते हैं और फिर आपको हुँ, फ्रैक्चर एंड डैमेजेस हो सकते हैं। ओके, ओके। अम, जो नॉर्मल लाइफ है सर लोगों की, वो थोड़ी हार्ड ही लग रही है। इस वजह से शायद इमिग्रेशन पर्सपेक्टिव से लोगों ने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है। बट ओवरऑल अगर हम बात करें कि जो दूसरे प्रोविंस में लोग रह रहे हैं, अ, आपके एंगल से अगर हम उनको कुछ मैसेज देना चाहें, तो वो किस टाइप का रहेगा? उनको एक्सप्लोर करने आना चाहिए, या इट कुड बी नॉट सो हेल्दी फॉर देम? देखिए मेरा तो एक्सपीरियंस ये है कि आप जिसको कहते हैं ना, आपका ट्रैवल आपकी नॉलेज को बहुत बढ़ाता हुँ, है। एक तो बात ये है, दूसरी चीज ये है कि ठीक है, एक्सट्रीम क्लाइमेट है, लेकिन आप ये देखिए कि इंसान के अंदर एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है कि अपने हुँ, आप हुँ, को वो हर क्लाइमेट में एडजस्ट करता है और अपने लिए, अपनी सहूलियत के लिए वहां पे वो सिस्टम्स बना लेता है जिसमें वो हुँ, सरवाइव कर सके। अफ्रीकन सहारा डेजर्ट में हुँ, हुँ, जहाँ 50 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, वहां भी तो लोग रहते हैं ना, हुँ, बट उन्होंने अपना सिस्टम ऐसे बना लिया कि वहां पे कंफर्ट है। यहाँ पे हुँ, कोल्ड बहुत है, लेकिन यहाँ भी सिस्टम्स इंसान ने अपनी टेक्नोलॉजी से डेवलप कर लिए हैं जिससे वो कंफर्टेबली रह सकता है। ओके, कार्स हैं, ओके, ट्रक्स हैं, व्हीकल्स हैं, आना जाना है, लोग ड्राइव करते हैं, शॉपिंग है, बिजनेसेस हैं, वैकेंसीज भी हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे अपने ही डिपार्टमेंट में, क्योंकि हम लोग प्रोजेक्ट्स, ये नया इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करने में मेरा मेरा एरिया है। और हुँ, जो हुँ, मैंने आपको एरियाज बताए थे, वो उसको किवालिक रीजन कहते हैं। ओके, और किवालिक रीजन का इंफ्रास्ट्रक्चर मैं देखता हूँ, हुँ, तो हुँ, उसमें हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजर्स हमारी टीम में होते हैं, जो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट दे जाते हैं तो उन्हें वो प्रोजेक्ट मैनेज करना है। मेरे पास बहुत वैकेंसीज हैं। कई हुँ, लोग आते हैं, साल काम किया चले गए, लेकिन फिर हुँ, भी वैकेंसीज रहती हैं। और डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट जगह पे वैकेंसीज हैं, गवर्नमेंट में ओके, भी यहाँ पे हुँ, इतनी हुँ। सहूलियतें हैं फिर भी। सैलरी तो सर दूसरे मैं आप प्रोविंस जैसी ही है, या वहाँ ज़्यादा मिलती है? देखिए, एक तो मैंने कहा कि सैलरी में डिफरेंस ये है, एक तो आपको जो भी सैलरी आपको मिलती है उससे नॉर्दर्न अलाउंस जो है आपको थोड़ा हुँ, सपोर्ट करता है। जी। फिर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपके कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है, हुँ, हुँ, डेली एक्सपेंसेस, हुँ, हाउसिंग, हुँ, वो हुँ, महंगी है। हुँ, तो अगर आप गवर्नमेंट में चल जाते हैं तो गवर्नमेंट एक तरह से आपको गवर्नमेंट हाउसिंग प्रोवाइड करती है, वो नॉर्मली सब्सिडाइज होती है थोड़ी, सरकारी हुँ, मकान जो है, ओके, ठीक है। ओके। हुँ, हुँ, लेकिन अदरवाइज इवन इन द प्राइवेट इट इज हुँ, हुँ, रिकॉग्नाइज्ड कि वहां पे रहना मुश्किल है और वहां पे आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है। सो हुँ, कंपैरेटिवली आवरली रेट्स या जो सैलरीज हैं हुँ, हुँ, वो हायर हैं। हुँ। हेल्थ केयर की बात करें सर, कि पूरे कनाडा के अंदर ना हेल्थ केयर सिस्टम हिला पड़ा है इनका। इमरजेंसीज़ में लाइनअप बहुत ज़्यादा है, फैमिली फिजिशियन यानी फैमिली डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। तो वहाँ पर क्या कंडीशन है सर हेल्थ केयर की? देखिए, हेल्थ केयर की कंडीशन तो हर जगह पे एक ही तरह की ओह! ओके। है। वहां पे भी अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि मेरे डिपार्टमेंट में शॉर्टेज है स्टाफ की, हुँ, 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 तो इसी तरह से हेल्थ केयर में भी शॉर्टेज, डॉक्टर्स की हुँ, शॉर्टेज है, नर्सिंग स्टाफ की शॉर्टेज है, और वहाँ पे नर्स प्रैक्टिशनर सिस्टम है, वो शॉर्टेज है। हुँ। कई तो ऐसे टाउन्स हैं जहाँ पे डॉक्टर है ही नहीं। ओह माय गॉड! तो वहाँ वहाँ पे फिर दूसरे टाउन में जाना पड़ता है उनको? वहाँ पे ट्रेन्ड नर्सेज हैं, वो हुँ, जनरल प्राइमरी हेल्थ केयर वो प्रोवाइड करते हैं। और अगर हुँ, कोई हुँ। सीरियस हो जाए तो उनको फिर गवर्नमेंट वो हेल्थ केयर सिस्टम उनको एयरलिफ्ट करता है दूसरे टाउन में। ओह! दैट्स वेरी हार्ड। ये तो और भी चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि इतने एक्सट्रीम कंडीशंस में मुझे लगता है कि शायद हेल्थ चैलेंजेस ज़्यादा रह सकते हैं, चाहे वो फिज़िकल हों
या फिर हमारी बॉडी के फिजियोलॉजिकल हो, हाँ, दोनों केसेस में हो सकती हैं, चैलेंजेस आ सकते हैं। और फिर हेल्थ केयर सिस्टम भी अगर ब्रेक डाउन है तो इट कुड बी अ बिग चैलेंज। देखिए ब्रेकडाउन नहीं है, आई डोंट से कि ब्रेकडाउन है, लेकिन हाँ ओके। ये जरूर है, जैसे चैलेंजेस बाकी जगह पे हैं, अब जैसे ओंटारियो में देखें जो नॉर्थ में कम्युनिटीज हैं, अभी मैं परसों ही देख रहा था कि एक कम्युनिटी है वॉकेटन, वहां पे डॉक्टर ही नहीं है, पता लगा कि एक डॉक्टर ने अभी ज्वाइन करना है, तो उसको दिखाने के लिए रात के 2 बजे से लाइन लगनी शुरू हो गई उसके क्लिनिक जी के बाहर। जी जी जी, वो कई स्ट्रीट्स ये तक भी बाहर लाइन लगी हुई हाँ थी। बाहर थी। तो वो सिचुएशन देखिए, इट इज नॉट टिपिकल टू नूनोवुड और एनी, इट इज एवरीवेयर, हम्म जहां पे भी हम्म रिमोट पॉसिबिलिटी, रिमोट एरियाज होंगे, वहां हम्म पे ये सर्विसेज की मुश्किल आती है। हम्म सब लोग चाहते हैं कि हम लोग ऑटवा और टोरंटो में ही सेटल हों या उसके जी आसपास। जी जी। वही है सर, क्योंकि वो एक ही बेल्ट पे पूरी पॉपुलेशन जो यूएस के नज़दीक लगती है पूरी बेल्ट, वहीं पर 70% पॉपुलेशन रिलाई कर रही है। बिल्कुल बट ये सर अच्छा बिल्कुल। अच्छा लगा एक अलग जगह के बारे में जान के। और टाइम इज रनिंग वेरी फास्ट, इस ऑलमोस्ट फ्लाइंग। हमें ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया बात करते हुए। हम अब लास्ट सेक्शन में हैं बिल्कुल पॉडकास्ट के। इसको खत्म करें उससे पहले एक दो कुछ फन ओरिएंटेड क्वेश्चन लेने हैं सर मुझे। जैसे मूवीज वगैरह में देखते हैं या इंटरनेट पे भी देखते हैं, जो बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके होते हैं ना, तो उनमें कुछ इस तरह की पिक्चर्स भी सामने आती हैं। क्या ये कुछ वहाँ की सच्चाई है नूनावट की? बिल्कुल 100%। हम्म फर्क सिर्फ इतना है कि हम्म मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, ये जो आप हम्म, हस्कीज, ये जो डॉग्स जी देख रहे हैं, जी, हस्कीज, या दैट्स राइट। हाँ इसकी बजाय इसके आजकल स्नो मोबाइल्स यूज होते हैं। ओके। और विंटर में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है वहां पे, जो हम्म लेक्स हैं, आपने वो हम्म देखा ना, आइलैंड्स के चारों तरफ पानी है और उसके अंदर भी लेक्स हैं, वो जम जाती हैं। या ओह, काफी बड़ी बड़ी लेक्स हैं, वो जम जाती हैं, तो देन दे बिकम आइस स्केटिंग। स्केटिंग नहीं, ट्रैवलिंग। तो उसके ऊपर ट्रक्स एंड कार्स एंड ये स्नोमोबाइल चलते हैं, तो फिर वो सड़कों पे नहीं जाते, वो दे कट अक्रॉस। शॉर्टकट्स। हाँ वो इनफैक्ट कई लोग हैं जो एक लेक, कुछ लेक्स हैं चौड़ी कम है लेकिन बहुत लंबी है, 60-70 किलोमीटर लंबी लेक है, वो जम जाती है, तो लोग उसके ऊपर विंटर में एक टाउन से दूसरे टाउन फ्लाई करने की बजाय उस पर ट्रैवल करते हैं। तो वो एक तरह से ट्रांसपोर्ट का तरीका बन जाता है, ओके बिल्कुल ओके ऐसे ही जैसे सर। आपने पिक्चर दिखाई है। जी, मान लीजिए अगर किसी को सिर्फ जानने के लिए, घूमने के लिए, वेकेशंस के लिए अगर नूनावत जाना हो, तो क्या एक्टिविटीज हैं वहाँ पर? आई मीन ऐसे कुछ अट्रैक्शंस जो हम बता पाएं लोगों को। देखिए जो मेन अट्रैक्शन है वो तो है आपका एनवायरनमेंट एंड नेचर। अब हम्म नेचर का मैं आपको बताता हूँ, जहां मैं रह रहा, जिस यूनिट में, जिस अकोमोडेशन में मैं रह रहा हूँ, हम्म तो मैं जब गया था, एक मैं आपको अपने ही एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो एक दिन रात हम्म को मुझे नींद नहीं आ रही थी, हम्म तो करीब 3 बजे मेरी रात को नींद खुल गई, और ये बात है करीब अक्टूबर अक्टूबर नवंबर की, लास्ट हम्म ईयर। तो मेरी नींद खुल गई, तो मैंने खिड़की से देखा तो बहुत रोशनी थी, हम्म तो खिड़की से जब बाहर देखा तो वो जो आप जिसको हम बहुत देखते हैं, वो नॉर्दर्न लाइट्स, ओह नॉर्दर्न लाइट्स, वो मेरी बेडरूम हम्म, विंडो से मुझे दिख रही है। जी जी जी। आपने क्योंकि सर इतने एक्सट्रीम कंडीशंस की और टेम्परेचर की बात करी, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी उस चीज़ को पिक्चराइजेशन करने की, क्योंकि इतना खूबसूरत नज़ारा भी वहाँ दिखता होगा। क्योंकि देखे हैं कि वहाँ कुछ इतने मतलब खूबसूरत नज़ारे भी होते हैं नॉर्दर्न लाइट्स के। और ये मतलब कि ये है काफ़ी। ये हाँ, इस तरह की नजारा कई बार मुझे मेरे अपने बेडरूम की विंडो से दिखता है। ओके ओके, दैट्स तो ग्रेट। ये एक अच्छा यू नो, अट्रैक्शन है टूरिस्ट के लिए। और एक आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताएं, एक आपने जो मैप दिखाया था उसके अंदर एक टाउन, एक कम्युनिटी है कॉल्ड बेकर लेक। ओके, आप देखिए वो या इट्स डाउन ये देयर जो इन द लैंड है, लैंड हाँ एरिया, या। बेकर लेक, हाँ बेकर हम्म लेक। बेकर लेक से कुछ किलोमीटर दूर एक कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक मॉन्यूमेंट बनाया है, एक हम्म यू नो एक
कंक्रीट का एक पिलर है, उसके ऊपर प्लेट लगी हुई है। मुझे अगर उसकी पिक्चर मिली तो मैं आपसे शेयर जरूर करूंगा। और वो उसको कहते हैं कि वो जो है दैट इज द जियोग्राफिकल सेंटर ऑफ कनाडा। ओह, आई सी, दैट दैट्स मीन्स इंटरेस्टिंग। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का जो सेंटर पॉइंट है, जियोग्राफिकल सेंटर ऑफ कनाडा जो है, वो बेकर लेक के पास है। ये तो देखना ही अपने आप में एक अद्भुत चीज है सर, बड़ी यूनिक सी चीज है। हाँ, और ये इसके आसपास बिल्कुल बैरन लैंड, जंगल, पत्थर, पथरीला इलाका है। एक छोटी सी पथरीली रोड जाती है, और आप वो जो आपने वो एटीवी की पिक्चर दिखाई थी, वो एटीवी पे जाते हैं। वो बेकर लेक जो टाउन है उससे करीब 35-40 मिनट दूर है। वो ड्राइव करके आप जाते हो, एक वहां पे जगह है, 2-4 बेंच है, और एक वो मॉन्यूमेंट है, और कनाडा का फ्लैग लगा हुआ है, और वहां पे वो प्लेट लगी हुई है। बट उसकी नाइस। खूबी ये है कि दैट इज द जियोग्राफिकल सेंटर। जी जी। थोड़ा सर लास्ट में जाते जाते इसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या डिनोट करती है ये चीज। देखिए, ये एक वहां पे एक बड़ा कल्चरली इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट है या सिंबल है। इसे इनुक्शुक कहते हैं, और इट इज अ सिंबल ऑफ, जिसको हम कहते हैं वेलकमिंग। और बहुत पुराने जमाने में ये एक बनाया जाता था टू शो कि जो कोई अपने भटक गए हैं, कोई स्नो में गुम हो गए, या जो पुराने जमाने में स्लेड्स पे जा रहे थे, रास्ता भूल गए, स्नो स्टॉर्म आई, तो ये जब ये देखते थे तो उनको पता लग जाता था कि अब कोई कम्युनिटी या कोई जगह है जहां पे हमें हेल्प मिल सकती है। तो हर ओके। कम्युनिटी में होता था विच वुड शो कि देयर इज सम हैबिटेशन, कुछ लोग हैं। बट वो एक तरह से अब ये कल्चरल सिंबल ऑफ वेलकम बन गया है। तो वहाँ की सिटी फ्लैग पे भी रहता है उनका फ्लैग भी है ऐसा? वो तो हर हर कम्युनिटी के अपने फ्लैग्स हैं। ये तो पत्थर से बनाया जाता है, जी जी स्टोन्स जी रख जी। के स्पेशल कंस्ट्रक्शन बनाई जाती है, और करीब हर कम्युनिटी में आपको ये मिलेगा, टू डिनोट के अब यहाँ इंटरेस्टिंग। पे लोग हैं आपको हेल्प करने के लिए। जी जी। थैंक यू सो मच रमेश जी। ये पॉडकास्ट का एंड है यहाँ पे, और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको कैसा लगा सर ये पॉडकास्ट करके? नहीं चंद्र जी, आई थिंक मैंने बहुत एंजॉय किया। एंड जितना जो कुछ मैं शेयर कर सकता था इस टाइम में, तो मैंने शेयर किया। आई होप आपको कुछ मुझे नई इंफॉर्मेशन शेयर करने का मौका मिला, और जी जो लोग आपके पॉडकास्ट में देखेंगे तो शायद उनके लिए भी कोई नई इंफॉर्मेशन या नई इंस्पिरेशन जी विजिट करने के लिए मिले। जी। मुझे खुद को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था सर सब चीज़ों को जानने में, क्योंकि मेरे लिए खुद के लिए भी ये सब चीज़ें नई थी। और देखिए, जैसे आपने बताया 4 फीट से नीचे फ्रोजन होती है, देन कंस्ट्रक्शन की टेक्निक्स बताई कि ऐसे घर बनते हैं, एवरीथिंग इज न्यू। और जानना चाहिए कि कनाडा इतनी बड़ी लैंड है, और हम सिर्फ बात टोरंटो, वैंकूवर, सरी और ओटावा इन सिटीज़ की करते रह जाते हैं। तो इट्स ऑलवेज गुड टू नो कि हमें पूरे कनाडा को जानना चाहिए। अपॉर्चुनिटी मिली है हमें यहाँ आने की, तो हमें एक्सप्लोर करनी चाहिए एक्सट्रीम लोकेशंस भी। बिल्कुल। और एक मैं आपको ज्यादा ज्यादा एक और इंफॉर्मेशन शेयर करूं कि जी। ये जो जो नूनूवुड में जो लोग हैं, वो सिर्फ ये नहीं कि वो इनुइट लोग हैं। हम्म, हम्म, वहां पे जिनको मैं जानता हूँ, हम्म, मैं अपने वर्क में जानता हूँ, इंडिया से लोग हैं, हम्म, पाकिस्तान से लोग हैं, हम्म, बांग्लादेश से लोग हैं, श्रीलंका से लोग हैं, नेपाल से हैं, नाइजीरिया से हैं, केन्या से हैं, लेबनान से हैं। हम्म, तो सब लोग हैं वहां पे। मेरी अपनी टीम में और जो मैं जिन लोगों से काम करता हूँ, तो मैं मिलता हूँ, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इवन आई थिंक अफगानिस्तान, नाइजीरिया, इतने तो लोग हैं। इंटरनेशनली बहुत हैं लोग, और वो सब इमिग्रेंट्स ही हैं बेसिकली।
जी, जी। ये एक अच्छा मोटिवेशन दिया सर आपने लोगों को वहाँ तक जाने का। और आज के लिए सर टाइम निकालने के लिए आपका एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। एक पॉडकास्ट फिर से कभी करेंगे सर आपके साथ, तब आपके साथ वहाँ का बाहर के एनवायरनमेंट को भी रिकॉर्ड करेंगे। कोशिश रहेगी कि वो भी किया जाए आपके साथ कोऑर्डिनेशन बना के, ज़रूर। कोलैबोरेशन करके। आपका एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया और आपको फिर से एक नए पॉडकास्ट में जल्दी से मुलाकात होगी सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू चंद्र जी, और आई लुक फॉरवर्ड कि आपसे वहाँ की बाहर का एटमॉस्फियर शेयर कर सकूँ विंटर में। जी, जी। तो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। जी, ग्रेट, थैंक यू सो ओके। मच। तो गाइज़ ये था आज का एक सुपर इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट को लेके मैं खुद एक्साइटेड था क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो नई सीखने को मिली। अगर आपको भी ये पॉडकास्ट इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए और नॉलेज को एनहांस कीजिए। आपको कभी मौका मिलता है तो आपको कनाडा की इस साइड को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। चलिए इन्हीं मेरी बातों के साथ, इन्हीं भारी भरकम वाणी के साथ मैं आज के इस पॉडकास्ट को यहीं विराम देता हूँ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ, एक नए गेस्ट के साथ और एक नई प्यारी-सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपकी सेहत अच्छी रहे और आप निरंतर प्रगति करते रहें। जय राम जी की।